देखिए जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में यानी कि 20 फरवरी यानी कि आप लोगों का जो तारीख है 25 फरवरी, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 25 फरवरी को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं एक वायरल पेपर। आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करिए। यहाँ से देखो हमारा जो पूर्णांक है आज की क्लास पूरा देखने के बाद आप लोगों के देखो विज्ञान में 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। मेरा देखो कोड है, आज का जो मेरा कोड है 824 IZ हमारा कोड है। पेपर देने जाना अपना कोड देख लेना कि ये 824 IZ का पेपर है। पूरा का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूरा पेपर में आप लोगों का सॉल्यूशन सब बताऊंगा। विज्ञान का पेपर 2026 का पेपर है। समय हमारा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जो पेपर जो है आप लोगों का 2026 यानी कि 25 फरवरी वाला विज्ञान का पेपर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले अगर इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न होंगे सबका मैं उत्तर भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग जब 25 फरवरी को एग्जाम सेंटर में बैठो तो इस जो विज्ञान का पेपर है सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से दे सको, है ना। एक भी प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं छोड़ोगे। मेरी गारंटी है कि सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दोगे। 70 में 70 नंबर लाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस अपना पूर्णांक यहाँ पर अपना ये देख लेना। कोड जो है मेरा 824 IZ का कोड है। तो देखो पेपर देने जाना अपना, देखो सबसे पहले हमारा समय जो दिया है, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले नोट को पढ़ते हैं। नोट हमारा दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट वो लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश हमारा दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है, खंड आ तथा खंड बा में। अब यहाँ पर निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा में 3 उपभाग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 उपभाग कौन से? आप लोगों का देखो केमिस्ट्री हो गया, आप लोगों का बायोलॉजी हो गया और आप लोगों का फिजिक्स हो गया। तो 3 उपभाग आप लोगों के बन जाएंगे, है ना। तो 3 तरीके के प्रश्न आएंगे इस पेपर में। अब चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा निर्देश नंबर 3 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से सही विकल्प का चुनाव कर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक जो होगा, OMR शीट जो होगी आप लोगों को एग्जाम सेंटर में ही दी जाएगी। और यहाँ पर लिखा OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं। आप देखो OMR उत्तर पत्रक पर जैसे आप लोग अपना उत्तर देंगे, OMR उत्तर पत्रक आप लोगों को गोला भरना पड़ेगा, आप लोगों को गोला भरना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही आप लोग गोला भर देना तो उसको काटना बिल्कुल भी नहीं है। गोला भरने के बाद उसको काटना नहीं है, उस पर इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। कई बच्चे इरेजर पर चला देते हैं, कई बच्चे उस पर व्हाइटनर का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आप लोगों के नंबर भी काट लिए जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि तो फिर अगर हम बात करें कि उस पर हमें इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है ना। इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि निर्देश नंबर 4 पढ़ेंगे कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 अंक निर्धारित है। देखो यहाँ पर लिखा है, मतलब कि जितने भी आप लोगों को तो खंड आ में जितने 20 प्रश्न होंगे तो 20 प्रश्न के लिए आप लोगों को 1 नंबर, सबका 1 नंबर मिलेगा, नहीं कि 20 नंबर आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा। चलो आप आगे देख लो। यहाँ से इसको ये देख लो, खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंडवा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। उपभाग ने भ्रष्टाचार किया जाए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो इस तरीके से मिलाकर के मैंने आप लोगों का पूरा देखो। अब यहाँ से आप लोगों का खंड आ स्टार्ट हो जाता है। खंड आ देख लो, यहाँ पर लिखा खंड आ उपभाग बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 नंबर का। देखो तो यहाँ से आप लोगों का देखो बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ बनेगा। देखो उपभाग 1 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे आप लोगों के देखो फिजिक्स के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो भौतिक विज्ञान के प्रश्न है इस उपभाग 1 में। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ बता दूं कि इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है मैं सबका मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, क्योंकि ये हमारा 25 फरवरी का पेपर है। और 25 फरवरी को आप लोगों का टारगेट मेरा है कि सभी के सभी बच्चों के 25 फरवरी को 70 में 70 नंबर आने चाहिए और एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। आप लोगों का 70 में 70 नंबर आनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए अधिकतम होता है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तीसरा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होती है, ये भी 1 नंबर का आएगा। तो ये देखिए हमारे 3 प्रश्न हैं, तीनों के तीनों प्रश्न जो है 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं और सबके अंक दोनों उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं, है ना।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसका आप लोगों को सही उत्तर करना है अनंत। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत को हमें सही करना है। अब फिर इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ फिर आगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। अच्छा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये हमसे पूछा गया। उसकी जो प्रकृति जो होती है वो आभासी और सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पर लिखा है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति कितनी होगी। अच्छा यहाँ पर देखो 200 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा है, तो हमारा 200 वाट ही सही हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 की प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। और फिर हमसे यहाँ पर कह रहे हैं कि डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, प्रश्न नंबर 6 देखो। तो प्रश्न नंबर 6 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न 7 के बारे में कि डायनमो क्या उत्पन्न करता है। तो इसका देखो आवेश दिया, विद्युत क्षेत्र दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है और चुंबकीय क्षेत्र दिया है, लेकिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को उपभाग नंबर 2 की ओर। उपभाग नंबर 2 यहाँ पर लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का देखो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रबल अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी दिया क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी दिया उदासीन। लेकिन प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर, फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, मतलब हमें उस धातु का नाम बताना है जो कि ठंडे जल से, है ना, ठंडे जल से जब हम उसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो वो क्या करता है कि एक हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। तो कौन सी यहाँ पर धातु हो जाएगी, देखो ऑप्शन नंबर ए दिया तांबा, ऑप्शन नंबर बी दिया सोना, ऑप्शन नंबर सी दिया पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी दिया एल्यूमिनियम। एक नंबर होकर सारे के सारे प्रश्न, देखो एक नंबर वाले सारे प्रश्न हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है तांबा सही करेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 देखो पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। अच्छा प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम पूछा गया है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। एथेनॉल है, मेथेनॉल है, एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर, फिर देखो मेरा अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करें कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 13 करें कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी 1 ही नंबर का आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो देखो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अच्छा मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4 यानी कि मेथेन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का उपखंड नंबर 3। उपखंड नंबर 3 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। तो बायोलॉजी के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और बायोलॉजी के प्रश्न देख लो, जिसमें से आप लोगों का 6 प्रश्न बायोलॉजी के भी होंगे और 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इनको भी देख लो। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न है कि जल का संवहन होता है, तो जल का संवहन क्या होता है, 1 नंबर का आएगा। तो हमें सही करना है जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है। प्रश्न नंबर 15 करें कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है,
तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखो कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 1 नंबर का ये भी आएगा। अच्छा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को सही करना है। प्रश्न नंबर 17 देखो कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 1 नंबर का ये भी आएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, तो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, 1 नंबर का आएगा। कि हमें बताने कि पादपों में वायु प्रदूषण को कौन कम करता है, क्या है कौन सी ऐसी चीज़ जो कि पादपों में वायु प्रदूषण को ही कम कर देता है। लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्वसन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। हमें उस ग्रंथि का नाम बताना है जो कि केवल नर में पाई जाती है, और नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को सही करना है, प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी सही हो जाएगी, है ना। पूरा पेपर देखो मैं आप लोगों का सॉल्व कराऊंगा, और इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं A to Z पूरा सोल्यूशन सर लिख करके आ गया हूँ। प्रश्न नंबर 20 करें कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि निषेचन के बाद पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो कि फल में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। अब चलो यहाँ से देखो आप लोगों का ये थे 20 प्रश्न, या मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए और 20 नंबर मैंने आप लोगों के कंप्लीट करा दिए। तो विज्ञान के 20 नंबर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर इसके बाद फिर आपसे देखो आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड यानी कि खंड बा स्टार्ट हो जाता है। वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के, है ना। अच्छा, वर्णनात्मक प्रश्न में जो होंगे 3 उपखंड पूछे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, 3 उपखंड होंगे। उपखंड नंबर 1 में आप लोगों का देखो भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, इसमें आप लोगों के उपखंड नंबर 2 में आप लोगों के केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, उपखंड नंबर 3 में आप लोगों के बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा पेपर बताने वाला हूँ, पूरा पेपर आप लोग अपना देख लीजिए। सबसे पहला देखो हमारा पूछा गया उपखंड नंबर 1। उपखंड नंबर 1 जो है देखो 2 नंबर का, और 2 नंबर का ये भी पूछा गया, मतलब 4 नंबर का प्रश्न आ गया ये वाला। चलो 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। पेपर में 2 नंबर का आएगा कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, पेपर में 2 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो फिर हमारा दूसरा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। तो ये देखो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रश्न नंबर 1 था, जो कि पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया। चलो आगे देखो, अब मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर। कि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है, 2 नंबर का पेपर में आएगा। कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, और किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है, 2 नंबर का आएगा पेपर में, याद रखेंगे। अब यहाँ पर तो दूसरा दिया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर का ये भी आएगा। तो इस तरीके से मिलाकर प्रश्न नंबर दूसरा जो है ये भी मेरा 4 ही नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम बताइए, 2 नंबर का ये भी आएगा। और प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर का ये भी आएगा। अब चौथा प्रश्न है मेरा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। तो पूरा देखो इसका मेरे पास PDF रखा है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि मुझे इसका पूरा का पूरा PDF चाहिए, तो मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा, आप लोग पूरा पेपर देख लेना वहाँ से, मतलब इसका उत्तर आप लोगों को मेरे पास मौजूद है, तो मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूँगा और आप लोग PDF को ले लेना। अच्छा, PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगी, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। चलो सबसे पहले फिर मैं आगे बात करता हूँ। प्रश्न नंबर अथवा देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अथवा करके दिया गया है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम
प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित किया रहेंगे कि संयोजन से नंबर 1 अधिकतम, नंबर 2 न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाइए, मतलब यहाँ पर हमें परिपथ का आरेख भी बनाना है। और इस तरीके से मिलाकर पेपर में देखो हमारा 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ये वाला 6 नंबर का आएगा प्रश्न है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अब यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का उपभाग नंबर 2। यहाँ से फिर मैं आप लोगों का उपभाग नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। उपभाग नंबर 2 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे रासायनिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। सबसे पहले बात करता हूँ प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 का ए दिया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का ये भी आएगा। तो कुल मिलाकर 4 नंबर का प्रश्न हमारे पेपर में आएगा ये वाला। तो इसका उत्तर अगर आप लोगों को चाहिए, उत्तर मेरे पास मौजूद है, मेरे पास पीडीएफ रखी है। पहले मैं पूरा पेपर आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो पूरा पहले आप लोग अपना पेपर देख लो, फिर बाद में मैं आप लोगों को इसका उत्तर भी बता दूंगा, है ना। पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, पीडीएफ की टेंशन मत लेना। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा दिया है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। 2-2 नंबर वाले ये प्रश्न आएंगे, है ना, 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। आप चलो आगे देखो, यहाँ पर लिखा है क्या होता है जब। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 6x1 मतलब 6 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। देखो सबसे पहला देखो लिखा है कि सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। दूसरा प्रश्न है कि शुष्क भूजे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तीसरा प्रश्न है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, यह हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है, ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर ए दिया है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एफ ऑप्शन दिया है कि एथेन को वायु में जलाया जाता है। तो इस तरीके से मिलाकर ये जो प्रश्न हमारा पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा, है ना। तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए ये वाले, है ना। तो 6 नंबर का आएगा। अब आगे देखो, आगे फिर एक अथवा करके लिखा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण एवं समीकरण भी दीजिए। चलिए समीकरण देना है तो आप लोग इसका उत्तर देख लेना। अब आगे देखो बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है उपभाग नंबर 3। उपभाग नंबर 3 लिखा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 4x1 मतलब 4 नंबर का आएगा। देखो 1 2 3 4, जब आप लोग इन चारों के उत्तर लिख दोगे तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। चारों का हमें एक उदाहरण भी देना है और हमें इनकी परिभाषा भी लिखनी है। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है कि विखंडन क्या होता है, विखंडन के बारे में लिखना है। खंडन क्या होता है, खंडन के बारे में लिखना है। अच्छा पुनर्जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म के बारे में लिखना है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन के बारे में लिखना। तो इस तरीके से मिलाकर हमारा 4 नंबर का ये हमारा प्रश्न बनेगा, तो है ना 4 नंबर का बनेगा। इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया। चलो मैं आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 9 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 4 नंबर का पेपर में आएगा। देखो पारितंत्र क्या होता है, 2 नंबर का ये भी आएगा। और ओजोन परत क्या होता है, 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, है ना। तो 4 नंबर का पेपर में आएगा, ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव के मादा जनन तंत्र का हमें नामांकित चित्र बनाना है और फिर हमें इसका संक्षिप्त वर्णन भी करना है। मतलब 2+2 यानी कि 4 नंबर का पेपर में आएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ से देखो आप लोगों के पेपर में प्रश्न नंबर 11 देख लो कि मानव के वृक्क की इस संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का आएगा। 3+3 यानी कि 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, 2 नंबर का ये भी आएगा। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, 2 नंबर का ये भी आएगा। विषम पोषी पोषण क्या होता है, 2 नंबर की आएगा। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का देखो 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो 6 नंबर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए और इसी के साथ ये आप लोगों का था 25 फरवरी वाला विज्ञान का पेपर, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा पेपर बताया। तो पूरा पेपर आप लोगों का देखो कंप्लीट हो चुका है। पूरा पेपर मैंने आप लोगों का सॉल्व भी करा दिया। इसका अगर आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। मेरे पास पीडीएफ मौजूद है। सिर्फ आप लोगों को कमेंट कर देना है। मैं आप लोगों को जैसे आप लोग मुझे कमेंट करोगे
तो मैं आप लोगों को इसकी PDF भी दे दूँगा। तो चलिए जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।